इस बेअदबी के ज़माने में अहमद शाह साहब 15 बरस से अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश में मुब्तला हैं। इस मेले के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सिला भी मिल जाता है। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के इश्तहार में लिखा है 4 दिसंबर 6 बजे शाम इख्तितामी अनवर मकसूद। मेरे नाम के साथ इख्तितामी लिख दिया और फिर इख्तितामी के बाद लिखा है रक़्स। चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब नाचो। अवाम के लिए दिल दुखाने का तसव्वुर पाकिस्तानी सरबराहों के दौरे हुकूमत में कदम कदम पर मैसर आ जाता है। हर हुकूमत ने गरीबों को जानवर समझा। 75 बरसों से ये जानवर कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोटी के लाले, रात की नींद हराम, गर्दो गुबार में छुपे हुए चेहरों को ये लोग सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में देख लेते हैं। ऐसा लगता है माशरा दिलसोज़ी के नाम से आगाह नहीं है। परेशान हाल लोगों को ये लोग बैलों, गायों, बधियों, बछड़ों का एक गोल समझते हैं और बड़ी बड़ी स्याह शीशों वाली गाड़ियों में बैठे खुद को खुदा समझते हुए, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको कोई नहीं देख सकता, सायरन बजाते हुए गोल को इधर उधर भगा देते हैं और उनके लिए बिरयानी के पैकेट फेंकते जाते हैं। बच्चे भाग भाग कर पैकेट उठा लेते हैं, बड़े नहीं उठाते। वो कहते हैं बच्चों को तो ज़िंदा रहना चाहिए। इन मनाजिर का असर भी सियासतदानों पर नहीं होता। गाड़ियाँ गुजर जाने के बाद लोग खामोशी से वापस चले जाते हैं, जिस तरह जनाजे का खामोश जुलूस दफन करने के बाद घर लौटता है मायूस होकर। 75 बरसों से हम इस तरह के मंज़र देख रहे हैं। भाई कितना कमाओगे, कितना लूटोगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना अपने ऊपर खर्च करोगे। गरीब तो अब कहते हैं कोई ताकत ही नहीं आपकी ताकत के सिवा, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जन्नत के सिवा। गरीबों के लिए खाने पीने बावर्ची खाने को चलाने के सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म 6-7 मुल्कों के सरबराहों के सामने हाथ फैला चुके हैं। गरीब कहते हैं हमें बदनाम न करें, अपने लिए मांगें। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, यहाँ मियाँ का लफ्ज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बधिया तेरी मट्टी पर भी घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी। धीपूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास ना आएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बात यह है, ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं? भाई जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। आर्ट काउंसिल की इमारत 65 बरस से इसी जगह मौजूद है। एक वक्त था जब इस इमारत में एक कोने में उकड़ू बैठे सादक़ैन तस्वीरें पेंट करते रहते थे। सीढ़ियों से फैज़ साहब उतर रहे हैं। आर्ट काउंसिल के फिसल बंडे से सूफ़ी साहब फिसलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। आली साहब, रईस अमरोवी, बुखारी साहब, सिफ्ते हसन, हाजरा आपस में बातें कर रहे हैं। इंतज़ार हुसैन साक़ी फ़ारूक़ी से बचते फिर रहे हैं। मोहम्मद हसन अस्करी खामोश बैठे हैं। फिर अस्करी ने बोलना शुरू किया। बोलने वाला अस्करी का ताल्लुक़ मोहम्मद हसन अस्करी से नहीं था। अचानक ये इमारत सुनसान होना शुरू हो गई। आली जी जो कौमी लग़्मे लिख रहे थे वो अक्सर यहाँ नज़र आ जाते थे।
और जीवे जीवे पाकिस्तान गुनगुनाते रहते थे। 20-22 बरस पहले अहमद शाह यहाँ आ गए और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। खुद जाना चाहते हैं मगर अवाम इनको नहीं जाने देते। इस वीरान खंडर को शाह साहब ने फिर से एक खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगे। 15 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस शाह साहब का पीछा नहीं छोड़ती। हालात जैसे भी हों दिसंबर के महीने में आ जाती है। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेस में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन उर्दू कॉन्फ्रेंस के बाद होते हैं और शाह साहब जीत जाते हैं। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा, आपसे किस डॉक्टर ने ये कहा? बोले, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा मतलब था आपको 30 मिनट बोलना है, पाकिस्तान पर सबकी तारीफ़ करना है और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की। मैंने कहा, शाह साहब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फ़ौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नवाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। मेरी दुआ है ये ऐसे फ़ौज के सरबराह हों जो सिर्फ फ़ौज का ख्याल रखें और आवाम का। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फ़ौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेइतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं और कहते हैं यहाँ मुसलमान होने की सहूलत नहीं। बेरोज़गारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं है कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कब्ज़ा मिल जाता है तो ऐवान तालियों से गूंज जाते हैं। इसके बावजूद अहमद शाह का इसरार है मैं पाकिस्तान पर बात करूं, पाकिस्तानी कहानी सुनाऊं। हालात बदल गए शाह साहब। जो दिल में है, जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फ़ायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था 83 बरस की उम्र में हमेशा मैंने कपड़े खुद अपनी मर्ज़ी से उतारे हैं। कुछ उल्टा सीधा बोलकर अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता।
पाकिस्तान 75 का हो गया। मैं पाकिस्तान से 8 बरस बड़ा हूँ। मेरी इन गुनाहगार आँखों ने पाकिस्तान को परवान चढ़ते कम और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी ज़मीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी ज़मीन जो बची थी वहाँ लोगों ने ख़रीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ ज़मीन गायब हो गई है, अंग्रेज़ी वाले सर बच गए। जिनके पास ख़रीदी हुई ज़मीन है, बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं, सर ज़मीन कहाँ गई? इसके बावजूद पाक सरज़मीं शाद बार सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचम सितारा व हिलाल से आंसू पूछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर, सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है, अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं, मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फ़िल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब, शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है, जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है, एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है, एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है, इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंज़र के बाद आर्मी बैंड है, मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत आया, बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंज़र में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है, अगर तुर्की से कर्ज़ा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। वो आदमी बच्चे से कहता है, अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकते हैं? बच्चा कहता है, पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का ज़रिया बन सकती है। जितनी तबाही उतनी बेहतरी। बेटे, तुम तो क़यामत की बात कर रहे हो। मोहतरम, क़यामत तो आ चुकी है। उसकी निशानियाँ पता है आपको क्या हैं? जब बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत करने लगे।
जब झूठ सच को मार दे, जब अदालतें किसी और इदारे से फैसला आने का इंतज़ार करने लगे, जब मौलाना वतन की माओ बेटियों और बहनों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगे, जैसे उनकी माँ नहीं दोनों बाप थे। तुम्हें कैसे मालूम बुरे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 वर्षों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बच्चों की तालीम पे ध्यान दें। एक यूनिवर्सिटी के बजाय 100 स्कूल खोल दें। बच्चों के हाथों में किताबें दे दें ताकि मुस्तक़बिल में ज़्यादा अच्छे लोग अच्छे लोगों पर हुकूमत कर सकें। अच्छा ये बताओ बेटे, हम इस मुल्क को किस तरह ठीक कर सकते हैं? अलिफ बे वाले कायदे से पे और एन निकाल दें, फिर जो मर्ज़ी आए वो करें। एन निकाल दें, एन निकाल दें से क्या होगा? जब आप कायदे से एन निकाल देंगे तो अस्करी गायब, उरूज गायब, अदालत गायब, अज़ाब गायब, इज़्ज़त गायब, उरियाँ गायब, ऐश गायब। अच्छा बेटे, और अगर पे निकाल दें तो पब्लिक गायब, परेशान गायब, पार्लिमान गायब, पेशी गायब, फिर मांग गायब, पशेमान गायब, पामाल गायब, पाकिस्तान गायब। बेटे कुछ और बताओ। मैं आज के पाकिस्तान की कहानी सुना रहा था। सब सरगुज़िश सुन चुके, अब चुपके हो रहो। आखिर हुई कहानी मेरी, तुम भी सो रहो। नाम तो बता दो बेटे अपना। मेरा नाम मोहम्मद अली है। लड़का गायब हो जाता है।